लाओ जिहाद कई जगह हमने देखा मुस्लिम लड़की भी हिंदू लड़कों के साथ चली जाती हैं, है ना। तो ये तो दोनों तरफ से होता है, हम तो किसी चीज का कोई नाम ही नहीं देते हैं इसके अंदर। आपके वार्ड के रोड और अन्य समस्याओं को लेकर आवाम आपसे नाराज रहती है। यहाँ पे तो भू माफियाओं का गढ़ है खजराना। यहाँ पे कब किसकी जमीन पे कब रातों रात कौन कब्जा कर ले कह ही नहीं सकते ना। तो भैया एक काम करो ना, सारे मुसलमानों को लाइन से खड़ा करो, शूट कर दो। तो क्या अन्नू पटेल जी ने आपको चुनाव जितवाया? वो उस्मान पटेल क्या थे उस टाइम? कुछ भी नहीं थे। कि चुनाव के दौरान आप वोट लेने के लिए वोटरों से कसम खिलवाती हैं। मैं उसी सड़क पे खुद ही भी सड़क पे वोट लेने क्या मुंह लेके जाऊंगी। वार्ड क्रमांक 38 और वार्ड क्रमांक 39 की तुलना होती रहती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो तुलना में क्या होता है, हमें अच्छा बताते हैं कि उन्हें अच्छा बताते हैं। हमारे दुश्मन भी है ना बहुत सारे यहाँ पे, जिनको मैंने हरा चुकी हूँ, बेचारे वो हरल ले नेता करे क्या। आपको कहते हुए सुना गया है कि मुसलमान तो आपकी छाती पे मूंग दलेंगे, तो इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुसलमान हिंदुओं से ऐसे गुत्थम गुत्था है ना, इनको अलग नहीं कर सकते। आप खुद को ऐसा समझते हो कि आप इतने बड़े एरिया के लिए सक्षम पार्षद नहीं हो? वो शीतला माता बाजार का ये सही है कि मुद्दा मैंने ही उठाया था। वो अनवर कादरी जी पर जो कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देखती है? आप संतुष्ट हो कार्रवाई से? बिल्कुल भी नहीं है। तुम करो आदर, हमारे को तो काटते हैं तो हमको नहीं इतनी मोहब्बत कुत्तों से। आज द अफजल इकबाल शो में हमारे साथ है खजराना वार्ड नंबर 39 से पार्षद और हमारे शो की पहली महिला गेस्ट और जो अपनी बेबाक वाणी और जनता से जुड़ाव के लिए जानी जाती है, स्वागत करते हैं रुबीना इकबाल खान जी का। 2009 के पार्षद चुनाव के बारे में कहा जाता है कि उस्मान पटेल ने आपको वोट काटने के लिए और खुद के वोट शेयर बढ़ाने के लिए आपको चुनाव में खड़ा किया था, पर हुआ ये कि आप ही चुनाव जीत गए। तो इसमें कितनी सच्चाई है? सरासर गलत है ये तो। एक बात बताओ, एक आदमी विधानसभा चुनाव लड़ा हुआ, जो अगर वो हार भी जाता है तो विधानसभा का प्रत्याशी कहलाता है, वो विधायक कहलाता है कांग्रेस का। वो उस्मान पटेल क्या थे उस टाइम? कुछ भी नहीं थे। वो हमको इतने बड़े आदमी को मतलब उसमें लड़ाएंगे कि हराने के लिए। उनकी खुद अपनी साख थी, इतना मतलब दबदबा था, इतना सब कुछ था, एक नाम था, फेम था, इकबाल खान एक नाम चलता था पूरे इंदौर में। और उस्मान पटेल जी पार्षद भी नहीं थे उस टाइम, तो वो क्या उनको लड़ाएंगे? वो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जीतने के लिए लड़े थे और जीत के ही निकले उसके अंदर। आपके चुनाव जीतने के बाद पूरे खजराना में किंग मेकर अन्नू पटेल जी के पोस्टर और बैनर लगे हुए थे, तो क्या अन्नू पटेल जी ने आपको चुनाव जितवाया था? नहीं, ये तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता है, अल्लाह ताला के अलावा कोई इसमें किसी का रोल नहीं होता है। जो करता है अल्लाह करता है। हाँ, लेकिन साथ देते हैं बहुत से लोग। अन्नू पटेल ने अपना मतलब वो निर्दलीय खड़े हुए थे, फिर हमारे कहने के ऊपर उन्होंने अपना टिकट वापस ले लिया था। वो बैठ गए थे हमारे समर्थन में, और फिर उन्होंने हमारे लिए जगह जगह बोला भी था कि भाई हमें मतलब जिताने में मदद करी थी। तो हम लोग कोई एहसान फरामोश नहीं, कभी किसी का एहसान, अगर उन्होंने हमारे को जितवाने में मदद करी थी तो हम मानते हैं उनकी ये बात। और फिर जनता है, जज्बाती है, उन्होंने लगा दिए थे उनके किंग मेकर के फोटो। कोई बात नहीं, हाइट देने में किसी को अपन छोटे थोड़ी ना हो जाते हैं। वो चुनाव लड़ने वाले थे पर आपकी वजह से उन्होंने फॉर्म उठा लिया। हाँ, मतलब उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाह रहे थे वो, लेकिन फिर सब लोगों ने ही समझाया कि भाई इससे दो के चक्कर में ये है कि फिर वो रिपीट हो जाएंगे अयाज गुड्डू जो हैं, तो मान गए वो हमारी बात और फिर बैठ गए थे वो। ऐसा भी कहा जाता है कि चुनाव के दौरान आप वोट लेने के लिए वोटरों से कसम खिलवाती हैं। देखो ये वो वैसा ही नैरेटिव है जिसका एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ कि आपने अभी बीच में सुना होगा कि आलू से सोना निकालने वाली बात है ना, वही हमारे खजराने में हुई थी। कोई मेरे मियाँ की तो कसम खाने की कभी आदत ही नहीं, ना मेरी आदत है, मगर वो एक बात जो चला दी, वो सब लोग उसी बात को लेके बैठे रहते हैं, कसम कसम कसम। वो घर में भी कभी कसम नहीं खाते, तो ये झूठ बोलते हैं ये लोग। आप हमेशा से कांग्रेस में है, पर चुनाव के वक्त आपको टिकट नहीं मिलता। अब ये तो आपको एक बार जीतू पटवारी जी का वो लेना पड़ेगा, या फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि आखिर क्यों वो ऐसा करते हैं कि जो मेहनत करने वाला इंसान होता है उसका टिकट काट देते हैं और किसी और को दे देते हैं। और फिर वही होता है जो हमने करा, निर्दलीय लड़ते हैं और हम जीत जाते हैं। फिर वो आते हैं हमारे को मनाने के लिए,
वो लोग आए थे घर पे मनाने के लिए, क्योंकि उनको जरूरत थी 20-22 पार्षदों की, क्योंकि वहां विरोध ही नहीं कर सकते थे। फिर उनके कहने से हम थे तो हम कांग्रेस ही ना पक्के, तो वापस कांग्रेस में चले जाते हैं। 2 बार ये हुआ हमारे साथ। तो फिर भी आप ज्वाइन कर लेते हैं कांग्रेस? अब क्या करें, हमारे अब रग रग में कांग्रेस बसी हुई है, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर आपके रग रग में कांग्रेस है, तो जब टिकट सैयद वाहिद अली जी को मिला, तो आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उनका पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए उनका समर्थन करें, बजाय उसके आपने निर्दलीय फॉर्म भर दिया? देखिए, सैयद वाहिद अली जो हैं उनको टिकट मिला था, सही बात ये है। लेकिन एक बात बताओ, राजनीतिक बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। वो क्या ही इसको समझते और क्या ही जनता के मसले हल करते। और फिर दूसरी चीज, एक हमारा उस टाइम गुस्सा भी था। देखिए, हम उनको दे देते समर्थन, हमें कोई इतनी लालच नहीं थी। लेकिन हमारा झगड़ा था अरुण यादव जी से। अरुण यादव ने क्या करा, 21 पार्षद जो थे इंदौर में मुस्लिम, जो भी कांग्रेसी थे, उन्होंने सबको कहा था कि हम सबको रिपीट करेंगे, है ना। तो सबको तो उन्होंने रिपीट करा, सिर्फ मेरा टिकट काट लिया। तो क्या वजह थी भैया एक टिकट काटने की? तुम्हें ऐसी क्या लालच थी तुम्हारे को वाहिद अली से कि तुम्हारे को उनको देना बहुत ही जरूरी पड़ गया था? और मेरा ऐसा हो कि मेरा काम नहीं था या मेरा कुछ भी ऐसा, क्या मतलब मजबूरी थी तुम्हारी? इसलिए हमने चुनाव लड़ा वो वाला। आपके वार्ड के रोड और अन्य समस्याओं को लेकर आवाम आपसे नाराज रहती है। देखो, अब ऐसा है कि मेरे को अगर 10,000 वोटों से पिछली बार जीती थी, है ना, तो 10,000 नहीं भी तो मिले थे, तो आधे लोग तो विरोध में रहते ही हैं। और वो लोग जहां पे जिसके सामने की सड़क बन जाती है या ड्रेनेज हो जाती है वो तो खुश हो जाता है, जिसका थोड़ा बहुत काम रह जाता है वो नाराज हो जाता है। तो ये तो नाराजगी और खुशी तो ये तो चलती रहती है। अब इसमें ये है कि हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं कि सब पूरा काम हो जाए। आज आप 15 साल हो गए मुझे, लगभग 15 साल में आप एक स्थिति देखो खजराने की। आज खिजराबाद में 12,000 13,000 रुपए में प्लाट नहीं है स्क्वायर फीट में, है ना। जब उस टाइम ये था कि हमने हमारा जो प्लाट लिया था वो 650 रुपए स्क्वायर फीट में लिया था। तो ये सब सड़कें और ड्रेनेज और लाइट और बगीचे, ये सब विकास करा तभी तो इतना भाव बढ़ा ना। नहीं तो अभी कॉलोनी में डेवलपमेंट नहीं होता तो भाव वहीं के वहीं रहता। तो काम तो हम लगातार कर ही रहे हैं और उसको दिख भी रहा है सब दूर, पर कहीं कहीं रह जाता है कुछ कुछ। अब 100% कौन कर सकता है। इसी पे अगर हम आगे चले तो जैसे जो दिलीप नगर से जमजम की तरफ जो सड़क बन रही है वो महीनों से खुदी हुई पड़ी है। इसी प्रकार ऐसा होता है कि आपके वार्ड में काम तो शुरू हो जाता है पर कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, उसकी भी एक मजबूरी है, वो हमारी मजबूरी नहीं है। देखो, एक पार्षद का क्या काम होता है, एक फाइल बनवाना। सबसे पहले वो धक्के खाता है रोज नगर निगम में जाके फाइल बनवाने के लिए। जैसे तैसे आपको पता है कांग्रेस वाले वार्ड की फाइल पहले भी नीचे रख दी जाती है ना, फिर एमआईसी मेंबरों के पहले हो जाते हैं, फिर उन लोगों बीजेपी वालों के पहले हो जाते हैं, हमारा नंबर आता है एंड में। फिर भी हम जैसे तैसे उसको मंजूर कराते हैं, फिर वर्क आर्डर उसके लिए चक्कर लगाते हैं, वर्क आर्डर हो जाता। उसके बाद कहानी कहाँ आके अटकती है, ठेकेदारों के पेमेंट पे। ठेकेदारों को नगर निगम की ऐसी हालत है, अभी कल परसों आपने छपा होगा, पता नहीं कितने करोड़ के नीचे उसमें चल रही है, लॉस में ये नगर निगम। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको पैसा दे दे। तो अब ऐसी जब मजबूरी, ऐसे हालात बनते हैं। आप जिस सड़क की बात कर रहे हैं ना, उसकी आधी सड़क में बनवा चुकी हूँ, आपने देखा, वहां से आएंगे आप तो शुभ लाभ से लेके आधी तो बन चुकी है। अब क्या हुआ, ठेकेदार के पास पैसे खत्म हो गए, उसके 66 लाख रुपए वहां पर नगर निगम में अटके हुए हैं। वो मेरे से कह रहा है कि आप मुझे 20 लाख रुपए दिलवा दो तब तो मैं ये सड़क बना पाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है। उसके लिए मैंने मतलब कमिश्नर से लेके महापौर सब जितने अधिकारी थे, बल्कि कल भी गई थी मैं, सबसे बात करी कि भाई इसका थोड़ा बहुत ही पेमेंट कर दो। ये 20 मांग रहा है, भाई 10 ही दे दो ताकि इतना सा रोड पूरा, क्योंकि मुझे थोड़ी मजा आ रहा है, मुझे तो आगे चल के उन्हीं लोगों से वोट लेने जाना है। जब मैं उसी सड़क पे, खुदी भी सड़क पे वोट लेने क्या मुंह लेके जाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ कि भैया मेरे वहां की सड़कें बन जाए, संगमरमर की बन जाए अच्छी, ताकि मैं उनपे निकल के उनसे वोट मांगू। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा काम हो जाए। पर कभी कभी ऐसी अड़चन आ जाती है, अब वो उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कल भी मैंने बोला कि भाई दिवाली के उसमें आप सबका पेमेंट कर रहे हो तो इसका भी पेमेंट कर दो ताकि ये इतना टुकड़ा तो कम से कम बना दे, तो हो जाएगा वो। अब वो उसमें क्या है, हमारे दुश्मन भी है ना बहुत सारे यहाँ पे, जिनको मैंने हरा चुकी हूँ, बेचारे वो हरल्ले नेता करे क्या, वो यही करते हैं। फिर वो लेके पत्रकारों को बुला लेते हैं, टीम इकट्ठी कर लेते हैं, हाय हाय के नारे लगाते हैं, पुतले जलाते हैं। अब करते रहिए, अब क्या करें हम। आपके वार्ड में RI2 पे जो खराब स्थिति बनी हुई है
उस पर आप सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे ये ट्रैफिक वालों की गलती है ना। उन्होंने वो रोड बनाया नहीं पहले, और बनाने से पहले क्या करा, ट्रैफिक उधर की साइड मोड़ दिया। उसमें हमने 2-3 बार मुरम वगैरह वो डलवा दिए। अब वो जब तक RE2 पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा ना, जब तक की यही परेशानी रहेगी। अब बताओ, वो छोटा सा पगडंडी जैसा वो है, छोटा कितना छोटा सा है, उसमें तार पूरे नीचे लटके हुए। आए दिन तो पहली बात तो वो तार टूटते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक निकाल देते हैं, वो हमको बार बार सुधराना पड़ते हैं। उसके बाद कई बार मुरम और ये डलवा ली। अब वो मैंने तो कई बार इन लोगों से बोला है, हो सकता है अब आपके माध्यम से इन लोगों को थोड़ा होश आ जाए, फटाफट बना के खत्म करें उस रोड को, ताकि परेशानी दूर हो। उन्होंने ट्रैफिक उधर मोड़ दिया है, करना ही नहीं था ना जब चालू हो। जब अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ था तो ट्रैफिक इधर मोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो आपने अपनी तरफ से अभी क्या किया है? मुरम डलवाया, और अब यही कर सकती हूँ मैं तो बार बार। और वो तो इतने वो होता है कि थोड़े दिन में वापस धस जाती है वो। फिर वो 2-3 बार डलवा चुकी हूँ मैं, वो डलवा दूंगी ऐसा होगा तो। ये जो अतिक्रमण हो रहे हैं, रोड मंजूर होने के बाद भी लोगों ने अपने घर बना लिए रास्ते में, RE2 का जो है उसमें, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंने दी है लिखित में, महापौर से भी शिकायत की है, कमिश्नर से भी। क्योंकि एक बार मैं खुद ही उधर से निकल रही थी तो कुछ लोग थे भूमाफिया टाइप, वो खड़े होके उस जगह को देख रहे थे जहाँ जो मैंने टंकी के लिए आरक्षित करी है। वहां पे एक अपनों को टंकी बनवाना है, नर्मदा की टंकी। क्योंकि जो हमने हारून कॉलोनी में नर्मदा की टंकी बनवाई है ना, उससे समझ लो कि 20-30% लोगों की कि वहां अभी पानी नहीं गया है। जैसे पाकीज़ा लाइफ स्टाइल ग्रीन, पाकीज़ा में पूरा नहीं गया, शराफत में, खान कंपाउंड में, इस तरफ नहीं गया है। तो उधर हमने एक टंकी मंजूर कराई है ताकि वो पानी सब दूर चला जाए नर्मदा का। वहां पे डिजाइन डालने के लिए कुछ लोग खड़े हुए थे। फिर हमने कमिश्नर से बोला और हमने कहा कि उसको तार फेंसिंग आप कर दो, ताकि ये यहाँ पे तो भूमाफियाओं का गढ़ है खजराना। यहाँ पे कब किसकी जमीन पे कब रातों रात कौन कब्जा कर ले, कह ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए मैं करती रहती हूँ, मैं अपनी आंखें पूरी खुली रखती हूँ कि कहाँ पे क्या हो रहा है। खजराना में जो वार्ड का परिसीमन हुआ है, उस बारे में आपकी क्या राय है? वो सही हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक गलती हो गई है। सम्राट कॉलोनी जो थी ना, वो उधर चली गई है, प्रणव मंडल के वार्ड में। तो उधर कुछ काम नहीं हो पाता और वो लोग बड़े परेशान रहते हैं। अगर फिर से परिसीमन होता है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सम्राट भी हमारे इधर ले लें और अपने हिसाब से थोड़ा सा परिसीमन करवाने की सोचेंगे, ताकि उन लोगों के भी हम काम करवा पाए। तो क्या परिसीमन में पार्शलिटी हुई है या? हाँ, थोड़ी बहुत तो हुई है। वो उनके हिसाब से ऐसा थोड़ा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं वार्ड को, ताकि एक तरफा वोट नहीं जाए। थोड़ा सा इधर कर दिया, थोड़ा सा इधर कर दिया, लेकिन इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है। उसको भी हम सही करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वार्ड क्रमांक 38 और वार्ड क्रमांक 39 की तुलना होती रहती है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो तुलना में क्या होता है, हमें अच्छा बताते हैं कि उन्हें अच्छा बताते हैं? ये तो आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैं अच्छा काम करती हूँ, मेरे को तो ये लगता है। मेरे को देखो, उसमें सबसे बड़ा लूज पॉइंट ये है कि उस्मान पटेल जी के पास छोटा सा वार्ड गया है ना। तो वो जो है अपने वार्ड में उनका काम दिखता है कि उतना हो गया। मेरे तरफ आया है ज्यादा बड़ा, मतलब 1/4 बड़ा है वो मेरा वार्ड। वो तो ये परिसीमन में उनको या तो बराबरी से आधा आधा करना था। वो छोटा बड़ा होने की वजह से थोड़ा, कर्मचारी का भी यही हुआ, आधे आधे बांट दिए। अब मेरा वार्ड बड़ा है, इसमें कर्मचारी मेरे को कम पड़ते हैं, उनके इधर छोटा है, तो उनके वहाँ काम सफाई वगैरह में उनको आसानी हो जाती है। तो ये गलती हुई है परिसीमन में। आप खुद को ऐसा समझते हो कि आप इतने बड़े एरिया के लिए सक्षम पार्षद नहीं हो? नहीं, मैं तो पूरे विधानसभा को भी संभाल लूं, ऐसा कुछ नहीं। पहले करा ही था, जब मैं पिछली बार तो ये एक ही था ना, 42 था, ये 38 और 39 मिला के 42 था। तो उस्मान पटेल वाला वार्ड भी हमारे इसमें ही था, तो दोनों को संभाला हमने और अच्छे से संभाला, बहुत काम कराए थे। जब तो फिर जीते, काम नहीं कराते तो कैसे जीतते? तो आपने कहा कि मैं विधानसभा भी संभाल लूं, तो आप क्या 5 नंबर से विधानसभा की भी तैयारी कर रही हैं? तैयारी तो हरदम रहती है। अब देखो, सबसे पहले तो अगर अल्लाह की मर्जी हुई और अल्लाह के बाद फिर हमारे पार्टी के लोगों ने ऐसा कहा कि हाँ लड़ना है या हमें टिकट देते। पहली बात वो मुसलमानों को देते नहीं है, और अगर दिया उन्होंने टिकट तो लड़ने में कोई हर्ज ही नहीं। आप कई बार अपने खुद की पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देती है। ऐसा कई बार तो नहीं हुआ है, 1-2 बार हुआ है। असल में क्या होता है कि कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है। अब क्या कुछ लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं कि उसके अंदर है ना, हम जो मुस्लिम लोग हैं ना, अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है हमारे सर पे कोई मतलब सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ऐसे में जब अगर हमारी पार्टी कभी कभी खामोश रहती है तो फिर हमको ऐसा लगता है कि
फिर मुझे बोलना पड़ता है कि भाई हम लोग तुमको वोट देते हैं और तुम हम ज्यादातर हमारे ही वोटों से जीतते हो, और अगर हम मुसीबत में हैं या हमें कोई अनशन बोल रहा है या हमारे पे इल्जाम लगा रहा है या कुछ भी जो कर रहा है हमारे साथ, तो आप लोगों को बोलना चाहिए। पर वो ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा उन्होंने जो भी ये यहाँ पे हुआ शीतला माता वाला बाजार वाला, तो हमारे चिंटू चौक से जो थे हमारे, उन्होंने और जीतू पटवारी जी ने, इन्होंने मिलके सभी ने एक्शन लिया उसके अंदर, हमारी पार्टी के सब लोगों ने बोला। तो कभी कभी आ जाता, गुस्सा आ जाता है। दिग्विजय सिंह जी का जो आना हुआ और कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन हुआ शीतला माता बाजार में, तो शुरुआत आपसे हुई? मतलब वो शीतला माता बाजार का ये सही है कि मुद्दा मैंने नहीं उठाया था वो, क्योंकि वो लगातार वहां से ऐसी खबरें आ रही थी। अब वो मेरी कौम के बच्चे हैं या जो भी इतने दिन से अगर वो मेहनत कर रहे थे, खैर अल्लाह ताला देखो एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोल देता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन वहां पे लगातार उनको निशाना बना के उनको निकालने की कोशिश कर रही थी। मैं ये चीज नहीं नकार रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है ना, जब एक जगह इंसान रहते हैं तो किसी भी प्यार मोहब्बत कोई धर्म वरम देख के नहीं होती, हो जाती है, कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन उसको ये बोलना कि तुम इंटेंशनली इस तरह से कर रहे हो, ये गलत है। और वो ये बहाना लेके उन लोगों को नौकरी से निकाल देना, तो इस पे मैंने उसको, एकलव्य जो है उसकी मम्मी मेरे साथ महापौर थी पिछली परिषद में, तो मैंने उसको अच्छे से समझा के ही बोला कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जो गुनाहगार हो आप उसे फांसी बेशक दे दो, हम कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन जो लोग नहीं है, जिनके ऊपर एक FIR तक नहीं कटी है उन लड़कों के ऊपर, आप उन्हें भी बिला वजह उसको काम धंधे उनके छीन रहे हो। तो ये जब मैंने ये करा, उसके बाद फिर जो भी हुआ सभी ने फिर आवाज उठाई, पूरी कांग्रेस पार्टी ने हमारी। आपको कहते हुए सुना गया है कि मुसलमान तो आपकी छाती पे मूंग दलेंगे, तो इससे आप क्या कहना चाह रही थी? ये क्या करा इन लोगों ने, एक उतना सी क्लिप उठा के एक नैरेटिव सेट कर दिया मेरे बारे में। ऐसा नहीं हुआ था, देखो मैं वहां पे 15 साल से उन लोगों के बीच में बैठ रही हूँ, पता नहीं कितनी परिषद हम लोग आमने सामने, जो बीजेपी के लोग भी अच्छे हैं सब, वो लोग भी वो क्या करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, मतलब कुछ भी हुटिंग करेंगे और ज्यादातर वो क्या मेरे को ज्यादातर टारगेट करते हैं, मतलब छेड़ना मतलब एक चिढ़ाने के उससे कुछ भी बोलते रहते हैं वो लोग। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो मेरे मुंह से एकदम से गलती से ये निकल गया कि आपका देश है ना, तो उन्होंने उसको लेके हुटिंग करना शुरू कर दी। तो फिर एकदम से मुझे गुस्सा आया, मैंने क्या, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती पे मूंग दलेंगे। अच्छा, मैंने बोला उन लोगों को था जो वहां पे हुटिंग कर रहे थे ना, 10-12 जो बैठ के थे, वो यही करते हैं परिषद में, जब हम घुसे भी ना फालतू में अनवर डकैत का नाम लेके नारेबाजी कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो मैंने उनको पॉइंट आउट करके बोला था। अब उन्होंने क्या करा, नेरेटिव कैसा सेट करा कि रुबीना खान ने ऐसा बोला पूरी हिंदू जाति के छाती पे मूंग दलेंगे, जबकि ये मेरा ना कोई सोचना था, ना इस तरह की कोई बात करी थी, पर्टिकुलर लोगों पे बात की गई थी, उसको ऐसा कर दिया, यहाँ तक कि वो दिल्ली तक की उस बात को पहुंचा दिया और पता नहीं क्या क्या। और मतलब अब आपको पता है ना पत्रकारिता कैसी रह गई है आजकल, तो वो इस तरह का नैरेटिव सेट कर देते हैं। तो दिल्ली में पहुंचाने से मतलब क्या हुआ? दिल्ली जी न्यूज पे और इस पे उस पे वो लोग तो बैठे ही रहते हैं उधार, वो जो वहां के पत्रकार है आपने देखा, उनको तो पता नहीं क्या मुसलमानों से इतनी चिड़ है कि जरा सी कोई बात होती है उठा के और उसको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बस ये कर दिया कि एक पार्षद और ऐसा धौंस दे रही है तो ये कर रही, जबकि वो हमारा एक मजाक में। अच्छा, आपने सुना होगा उस क्लिप में, देखना बाद में वही बीजेपी के पार्षद सारे खड़े हो गए, अरे भाभी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे हम, इस तरह से वो लोग बोल भी रहे। तो हमारा उनसे ऐसा मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है और एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी चलती रहती, करते हैं। अब वो खैर मेरे को कोई क्या इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे जानने वाले जानते हैं कि मैं किस माइंडसेट की हूँ, मैं इस तरह की बातें करती ही नहीं हूँ, हमेशा जोड़ने वाली ही बात करती हूँ, कभी तोड़ने वाली बात नहीं करती। अनवर कादरी जी पर जो कार्रवाई हुई है उसे आप कैसे देखती है? आप संतुष्ट हो कार्रवाई से? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अनवर कादरी जी पे इल्जाम लगे हैं अभी, है ना, साबित नहीं हुए। कोई 2 लड़कों ने उनके ऊपर जो भी फंडिंग का इल्जाम लगाया है, तो उसकी जांच अभी चल रही है कोर्ट में। अब जब तक के वो साबित नहीं हो जाता तो हम कौन होते हैं उनकी पार्षदी खत्म करने वाले या उसका ऐसा एजेंडे में ये लेके आने वाले। ये तो वही हो गई कि वो अगर मतलब उनके ऊपर कुछ जुर्म साबित ही नहीं हुआ है और पहले से आपने उनके ऊपर कार्रवाई, ऐसा कभी देखा आपने कोई सा कोर्ट की जज जिसमें जीरा हुई, ना सबूत पेश किए गए, ना कोई मतलब उसके छानबीन हुई, कुछ भी नहीं हुआ और लेके अपराधी को सजा सुना दी। तो
जब उनके ऊपर साबित हो जाए उसके बाद आप पार्षदी खत्म करो। दूसरी बात, मैंने हमारे महापौर जी का बयान एक सुना था, जो 2 दिन पहले इन्होंने मीटिंग करी थी बीजेपी के पार्षदों से, उनसे बोला था कि परिषद जो है नापाक हो जाएगी अगर अनवर कादरी वहां आके बैठे तो आप ये बताओ कि वो तो अभी यहाँ है नहीं, यहाँ जो वहां आके बैठ रहे हैं नगर निगम में, तो आप ये बहाना लेके कहाँ कर रहे हो? वो आ कब रहे हैं तुम्हारी परिषद के अंदर बैठने के लिए जो तुम्हारी परिषद नापाक हो जाएगी? तो इस तरह के फालतू के, मतलब किसी को निशाना बना के फालतू में ये करना। हाँ, उनके ऊपर अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो मैंने तो खुल के बाहर बोला, महापौर जी से भी बोला कि मैं क्या, मेरी पूरी कौम का एक बच्चा भी आप उनको चौराहे पे खड़ा करके कत्ल भी कर दोगे ना तो हम कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर उनपे जुर्म साबित हो जाता है अदालत से। लेकिन अगर जब साबित नहीं हुआ उसके पहले सजा कौन देता है? ये तो एक फालतू की दादागिरी है। मतलब अपना वो है मेजोरिटी में, तो वो सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उनको मतलब लगाम ही नहीं है उनके ऊपर, फालतू में करा ये काम उन्होंने। लव जिहाद वाला जो मुद्दा है वो भी बहुत चर्चा में है, उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात ये, पहले शब्द का मतलब समझ लो। लव आता है इंग्लिश शब्द है ना, जिहाद आता है अरबी शब्द। इन्होंने क्या करा है, और जिहाद और लव मिला के एक शब्द बना दिया फालतू में, है ना। जबकि इन लोगों को परिषद में भी एक लड़की बोल रही थी, वो मेरे साथ पार्षद है, लव जिहाद लव जिहाद। मैंने उससे पूछा तो एक काम कर, मेरे को बता पर उसका जिहाद का मतलब क्या होता है? जवाब ही नहीं दे पाए, क्योंकि इनको इतनी अरबी याद ही नहीं है ना, इनको कुछ मालूम है कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना, ये जद्दोजहद करना किसी भी चीज के लिए, है ना। तो अब इसमें कौन सा मुसलमान लोग जद्दोजहद करने जा रहे हैं उनको पटाने के लिए, लड़कियों को पटाने के लिए, है ना। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये होता है। और एक बात आपको कड़वी है मगर सच बता दूं, लड़की इधर से भी जाती है, मैं सच बोल रही हूँ, गलत नहीं है इसके अंदर। कई जगह हमने देखा मुस्लिम लड़की भी हिंदू लड़कों के साथ चली जाती हैं, है ना। तो ये तो दोनों तरफ से होता है, हम तो किसी चीज का कोई नाम ही नहीं देते हैं इसके अंदर। तो ये फालतू के अंदर एक वो बना दिया लव जिहाद कर करके, वो तो उनको ऐसा कुछ इसका कोई मतलब भी नहीं है ना कुछ है। उसको उनको एक टारगेट करना है सिर्फ मुसलमानों पे। उसके बाद आप उनके ढंग देख रहे हो, वो उसमें बोर्ड लगा दिए कि जिहादी मुक्त कपड़ा मार्केट, फिर उसके बाद एक रैली निकाल रहे हैं कि जिहादी मुक्त इंदौर करेंगे। तो भैया एक काम करो ना, सारे मुसलमानों को लाइन से खड़ा करो, शूट कर दो। इतनी परेशानी है मुसलमानों से, तो मतलब कुछ भी करते हैं ये लोग। नवरात्रि में भी आपने मुस्लिम युवाओं से अपील की थी कि गरबे में ना जाए। हाँ, तो क्या गलत किया था? देखो मैंने तो अपने ही बच्चों को समझा सकती हूँ ना, उनके बच्चों को तो नहीं बोल सकती तुम मारो मत या मत करो। वो लोग जब अपनों को अवॉइड कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग जाएं उनके गरबे की जगह पे, या वो डांस वांस जो भी कर रही है, उनकी पूजा वूजा कर रही है, तो क्यों जाना अपनों को देखने के लिए? सही बात भी ना अपने ऊपर रख के देखो ना। अपने घर में मिलाद शरीफ हो रही हो और कोई लड़की है मिलाद शरीफ पढ़ रही है, उनके लड़के आके ताक झाक करेंगे तो अपनों को भी बुरा लगेगा ना। हक बात ये है। तो जब वो मना कर रहे हैं कि हमारे वहां नहीं आना, तो क्यों जाना है अपने को? और इतना ही शौक चल रहा है तो एक से एक फिल्में आती है नेटफ्लिक्स पे, इस पे ये करो, नमाज पढ़ो, दुआ करो अल्लाह ताला से, घर में बैठो। वो गरबा देखना ऑनलाइन देखो, बहुत जगह दिख जाता है, मगर आपको उस स्पॉट पे क्यों जाना है फालतू में? इसलिए मैंने मना करा, अपने बच्चों से बोला, और इसका ये असर भी हुआ। देखो हर बार बहुत सारे लड़के पकड़ाते थे, आपने देखना होगा वीडियो, बहुत सारे लड़के पकड़ के लाते थे उन्हें। आपके 1 या 2-3 केस ही आए इसके अंदर, ज्यादा लड़के इसके अंदर गए नहीं। वो भी 1-2 केसे आए कि उनको उनके दोस्त वो जबरदस्ती ले गए, जी बेचारों ने इतनी वीडियो वगैरह देखी नहीं थी। बाकी कुछ भी ऐसा केस नहीं हुआ। तो गरबा में जाने के लिए केवल लड़कों पे रोक टोक है, मुस्लिम लड़कियों पे रोक टोक नहीं है? हाँ, तो लड़कियां तो यूं भी नहीं जाती हैं वैसे ज्यादातर, पर लड़कों से खतरा है ना उनको। वो लव जिहाद करके उनको पटा लेते हैं, फिर ले जाते हैं, और जो वो इल्जाम लगाते हैं, वो इल्जाम की वजह से बोलते हैं ऐसा। वो तो बहुत चीजें कर रहे हैं ना। आप देखो ना, झूले नहीं लगने रहे हैं। अभी देखा ना आपने, वो हमारे पार्षद जीतू यादव जी की एक वीडियो देखी होगी, कोई फिरोज खान ने ठेका लिया था वो कनकेश्वरी मेले में, उसका खड़े खड़े उसका वो कैंसिल कर दिया मेला। और अंदर की बात मुझे ये पता पड़ी कि वो जो फिरोज खान है ना, वो कैलाश जी का ही आदमी है, मेंदोला जी का आदमी है, और वो हर जगह उसी के झूले चलते हैं, जितने भी मेले चलते हैं उसी के पास झूले इतने। इनकी मजबूरी है उसी से लगवाना, फिर वो नाम बदल बदल के लगवाया इन लोगों ने। तो ये मुसलमान हिंदुओं से ऐसे गुत्थम गुत्था है,
है ना, इनको अलग नहीं कर सकते। ये कितना भी नफरत फैला ले, मैं तो कहती हूँ कहाँ कहाँ से आप मुसलमानों को हटाओगे। आप जो कपड़े पहनते हो वो मुसलमान बुनकर बुनते हैं, तो आप कपड़े पहनना छोड़ दो, फिर क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? या फिर अपनी फैक्ट्री खोलो जिसमें सिर्फ हिंदू इंसान ही बुने कपड़ा, फिर वो आप पहनो। तो तुम कैसे अलग करोगे मुसलमानों को हिंदुओं से? गलत चीजें कर रहे हैं, गलत चीजों को मतलब नहीं करना चाहिए ना ये सब। इसी पे अगर हम आगे चले तो परिषद में आपने नमाज पढ़ी थी, वो भी एक विवाद का विषय बन गया था। जुम्मे का दिन था और हम मात्र 6 औरतें थी वहां पे, मुस्लिम, है ना, जो हमारे साथ पार्षद है। जुम्मे का दिन था, मैंने महापौर जी से बोला, महापौर जी 1:30 बज रहा है, आज जुम्मा है, मुझे नमाज पढ़ना है। तो उन्होंने क्या करा, फौरन ब्रेक कर दिया सभापति जी ने। और उसी टाइम मैंने सब पूरे मतलब सारे पत्रकार सबके सामने पूछा उनसे, उन्होंने क्या, ठीक है हम लंच ब्रेक दे देते हैं, आप जाओ। हमने वहां पे एक कन्नात बनी थी जहां हम खाना वाना खाते हैं, वहां कोने में कुर्सी रख के, कोने में बिल्कुल एक नमाज अदा कर ली, वही 4 फरज है ना, उसमें का इतना इशू बनाया उन लोगों ने। और सबसे बड़ा बोले एक लाए कि आपको सरकारी जगह पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो अच्छा भैया, सरकारी जगह पे नमाज नहीं पढ़ते हैं तो सरकारी परिसर में गणेश जी भी तो बैठते हैं, गरबा भी तो होता है, झांकी भी तो रखाती है। और जितने मैं ऑफिसों में जाती हूँ ना, इन लोगों के MIC मेंबरों के ऑफिस में, सब में छोटे छोटे से मंदिर में, हमें तो कोई इतराज ही नहीं होता, हम तो सब कल्चर अपनाते हैं। तो हमारी नमाज से इनको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो गई थी? नमाज ही तो अदा करी थी ना। फिर इसीलिए फिर मैंने गुस्से में बोला, कौन सा हम बम लेके गए थे कि वहां उड़ाने की तैयारी थी हमारी परिषद को, नमाज ही अदा करी थी ना, कोई किसी और। 6 औरतें तो कौन सा आपने एक यूपी में इधर बना रखा है कि रोड जाम कर लेते हैं तो ये कर लेते। 6 औरतें ने कौन सा रास्ता रोक लिया था, क्या कर रहा था ऐसा? तो फिर गलत का तो फिर विरोध करना पड़ता है ना। मतलब आपने परमिशन लेके ही नमाज अदा की? हाँ, पूछ के गए थे उनसे यार। अब वो बाद में वो न कर जाए तो फिर उनको शायद उनकी पार्टी वालों ने बोला होगा कि ये तुमने क्यों इजाजत दी है, वो तो साफ उन्होंने मना कर दिया, हमसे इजाजत नहीं ली इन्होंने, जबकि सबके सामने ही मैं पूछ के गई थी। तो बोले उनको मस्जिद में चले जाना था। तो मैंने कहा हमारे वहाँ औरतें मस्जिद में जाती ही नहीं है, हम कैसे चले जाते मस्जिद में? घर चले जाना था, मैंने कहा 10-15 मिनट का तुम्हारा ब्रेक था, हमारा घर खजराने, हम खजराने आके जाते तो 1 घंटा लग जाता, उसके अंदर हम कहाँ से पढ़ लेते? और पढ़ भी ली तो क्या गुनाह हो गया है? पाक साफ जगह तुम्हारी, और जगह पाक हो गई भैया नमाज पढ़ने से। वक्फ जो कानून है उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो भी गलत करा है उन्होंने। और वो तो देखो ना, आप गलत, हम सही थे या थे, तो फिर हाईकोर्ट ने भी उसमें संज्ञान लिया और फिर जो जो चीजें गलत थी उसको उन्होंने वो पॉइंट हटा दिए। तो उसका विरोध तो मैंने वहां परिषद में भी किया था। और मैंने बोला था कि हमारे मजहब का जो कानून है, शरिया कानून जिसको हम कहते हैं शरीयत का, तो उस जो वो बरसों से चला आ रहा है, तो उसके अंदर कोई भी हो, मोदी जी हो या जो भी हो, इन लोगों को इसके अंदर टांग अड़ाने की वही नहीं है। आप 3 तलाक पे आ जाते हो, कभी ये वक्फ के कानून पे आ जाते हो, तो मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके आप मतलब इसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो। तो हमें हमारे कानून के हिसाब से चलने दो, तुम तुम्हारे कानून के हिसाब से चलो। उनका कहना ये रहता है कि मुसलमान औरतों की सेफ्टी के लिए करते हैं, तो उनको बचाना चाहते हैं, तो उनके बचाने के और उनकी मदद करने के और भी तरीके, उन्हें अच्छी अच्छी सरकारी नौकरी दे दो, उनको मतलब पैसे कौड़ी से मदद कर लो, उनके व्यापार लगा दो, ऐसे भी मदद हो जाएगी। ऐसा जरूरी थोड़ी कि तुम उनके कानून में और उनकी शरिया कानून में घुस के उनकी मदद करोगे। आपने परिषद में बोला था आदरणीय स्वान जी करके एक बात बोली थी, वो क्या था? वो कुछ नहीं था, वो क्या होता है, परिषद के अंदर हम खड़े होते हैं और फिर जैसी बॉल आए वैसी बैटिंग करना पड़ती है। तो वहां मेरी कुत्तों पे बात चल रही थी, तो जैसे खजराने में बहुत हो गए, अभी बहुत डॉग बाइट के केस आ रहे थे, बच्चों को काट लिया था ये, तो मैं उसके ऊपर महापौर जी को बता रही थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे वहाँ। तो वहाँ पे उनके मतलब डॉग वालों के चाहते लोग भी बहुत सारे बैठे रहते हैं। तो एक थी हमारी पार्षद मुद्रा शास्त्री, उनका नाम था, उन्होंने बोला था कि आप कुत्ते को कुत्ता कह के मत संबोधित करो। तो बस उस बात पे मैंने कहा ठीक है, कुत्ता के श्वान बोलो। तो मैंने कहा नहीं, आप चाहती हैं कि मैं उनसे कुत्तों से इज्जत से बात करूं, तो फिर मैं अच्छी इज्जत दे देती हूँ, तो फिर श्वान ही क्यों बोलूं, आदरणीय श्वान जी बोलती हूँ। ऐसे करके फिर मैंने पूरी घटना उनको बताई कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। और फिर बाद में फिर मैंने बोला कि भाई हम तो बरसों से जब से पैदा हुए, जब से कुत्ते को कुत्ता ही बोल रहे हैं, हमारे घर में कुत्ता आ जाता है तो ये बोलते हैं, हमारी मम्मी कहती कुत्ता भगा, तो यूं तो श्वान जी तशरीफ लेके आ गए हैं तो आदर के साथ बाहर छोड़िया हो इनको, ऐसे कौन बोलता है? तो मैंने कहा तुम करो आदर, हमारे को तो काटते हैं, तो हमको नहीं इतनी मोहब्बत कुत्तों से। पूरे देश में आवारा कुत्तों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने तो हल भी बताया था इनको कि
ये लोग पहले ऐसा था, किसी जमाने में ऐसा होता था कि उनको शूट कर दिया करते थे, एक गन आती थी उससे, या फिर जहर दे के मार दिया करते थे। लेकिन मेनका गांधी जी जो है, उनका जो प्रेम था उसकी वजह से ये सब पे कानून पे रोक लग गई कि जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ये सब खत्म। इसकी वजह ये हुई कि कुत्ते बहुत बढ़ गए, यहाँ से पूरे देश में ही बढ़ गए। अब उसको जब अब तुम मारना नहीं चाहते हो, कुत्तों की भी एक शाला बनाना चाहिए शहर से बाहर, वहां पे आप ले जाके उनको छोड़ दो। बहुत सारे ये कचरे में भी देखो रोटियां वोटियां ये वो सब फेंक ही देते हैं बहुत सारे लोग, और उसके बाद कुछ मेनका जी से भी थोड़ा सा फंड ले लो, इधर से दिल्ली से ये कर कुरा के उनको खाना वहीं दे दिया करो, तो ताकि ये समस्या तो खत्म होए। अब इसमें ये क्या करते हैं, उनकी नसबंदी कर देते हैं, बोले नसबंदी कर दी और उसका कान काट के उसी वार्ड में छोड़ देते हैं। ऐसा इनका प्रोसीजर है। उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। निगम जो है वो एक ही कंपनी को उसकी देती है, और उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है कुत्तों की। सब जगह कितने छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। अगर जब तुम उनकी सही से नसबंदी कर देते हो तो फिर कहाँ से बच्चे उनके पैदा हो रहे हैं? तो ये सब भ्रष्टाचार का नतीजा है। और दूसरा ही क्या करते हैं, कुत्ते की एक गाड़ी है पूरे इंदौर में, वो भी पकड़ती है ना, तो डीजल बचाने के लिए वो क्या करता है, ड्राइवर उनको दूर छोड़ने की बजाय जंगल में पीछे कहीं छोड़ देता है, और फिर वो भाग के अपने वार्ड में वापस आ जाते हैं। तो ये समस्या खत्म ही नहीं हो रही। जो फेक डॉग लवर्स हैं, जो हफ्ते या 10 दिन में एक बार बिस्किट डाल देंगे सार्वजनिक जगह पर, वहां फिर कुत्तों का झुंड एकत्रित हो जाता है और फिर वो डॉग बाइट करने लग जाते हैं। ऐसे डॉग लवर को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके घर में पाल लें सारे ले जाके जंगली कुत्ते, अपने घर में रख के तो देखें। वो इतना मोहब्बत है तो उनको फिर सड़क पे क्यों छोड़ रखा है? दूसरों का जीना हराम कर रखा है उन्होंने। आपने देखा होगा ना, अभी बीच में एक बच्चे को, पूरा बच्चे को चीर के उन्होंने, गुजरात का कहाँ का केस था, मैंने तो इस पे ही देखा था, तो बच्चों को काट लिया। और आए दिन फिर आपको पता है, हमारे वहाँ खजराने में ही एक डॉक्टर खालिद हैं, उनका बच्चा था, वो मात्र 4 या 3 साल का था, आज वो जवान हो गया लड़का। उसको बाहर वो अपने घर से खेलने के लिए निकला था और कुत्ते ने ऐसा काटा, उस दिन से वो कोमा में चला गया लड़का, उसको रेबीज हो गया था पता नहीं क्या। आज वो 22-24 साल का बच्चा हो गया, बिस्तर पे पड़े पड़े, ना हिलता है ना डुलता है, बस उसको नली से खाना दे देते हैं। तो ऐसे पता नहीं, ये तो हमारे सामने एक केस है, पता नहीं कितने केस होंगे। तो ये जो कुत्तों से इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनको इनका कुछ करना चाहिए ना। इनको या तो फिर अपने पैसों से बना के रखे, कहीं ऐसे जंगल वंगल में कोई चीजें बनाए, या अपने पास रखे, या कुछ भी ऐसा करें, दूसरों के ऊपर तो नहीं छोड़े ना। पर वही घर पर रखने के लिए फॉरेन ब्रीड को लेकर आते हैं, तो उनकी जगह इन्हीं को शेल्टर। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, खुद ही बनाए ना ऐसा शेल्टर होम, और निगम की भी मदद लें साथ में मिलके, और बना ले। कहीं पे भी कितनी जगह पड़ी है जंगल में इधर उधर, वहां पे कर ले, और नसबंदी करके छोड़ ले। यूं भी 2-4-8 साल 10 साल की तो जिंदगी होती, कितनी होती है अल्लाह जाने इनकी। तो उसके अंदर उतने दिन में वो जब तक चलेंगे वो परिवार भी नहीं बढ़ेगा, वहां पे छोड़ दें उनको, वहीं खत्म हो जाएंगे वो, धीरे धीरे करके उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। और भी तो मुस्लिम पार्षद है इंदौर में, पर वो इन मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करते? असल में क्या है कि जो खास थे 4-5, अपना चंदन नगर हो गया, ये अंसाब भाई के इधर से, अब इनकी मिसेस जो है ना, वो थोड़ा नहीं बोल पाती हैं। होता है ना, किसी किसी को कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल। वो खुद जेंट्स जब वो पार्षद थे ना, तो वो लोग बराबरी से लड़ाई लड़ते थे, और इतने अच्छे से जब मालिनी गौड़ जी की वो थी परिषद, तो ये 3-4-5 मिलके ही हम लोग मतलब काफी अच्छे से संभाल लेते थे पूरी परिषद को, उनकी हर बात का जवाब दे दिया करते थे। अब क्या, वो 4-5 लेडीज हैं जो वो बोल ही नहीं पाती हैं। अब बच्चे खाली वो चिंटू भैया रहते हैं, वो राजू भदौरिया जी रहते हैं, मैं रहती हूँ, हम लोग 3-4 लोग ही बस बात करते हैं इसके अंदर। फिर भी हम निपट लेते हैं उनसे अच्छी तरह से, ऐसा कुछ नहीं भारी पड़ता। अपने ही नगर निगम के जो आजाद नगर के पार्षद हैं, उनसे आपका क्या विवाद हुआ था? कुछ भी नहीं विवाद हुआ था। क्या विवाद होगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो चलता रहता है थोड़ा बहुत, थोड़े गुस्से वाले हैं जो भी हैं, कभी कुछ बात कर लेते हैं तो फिर मेरे को जवाब देना पड़ जाता है। बाकी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, मिलते हैं हम लोग, ऐसी कोई। आपके 2 पुत्र शाहनवाज खान और शाहबाज खान, दोनों क्या करते हैं? क्या वो भी पॉलिटिक्स में है? हाँ, थोड़ा शौक तो है, दोनों को ही है।
अब वो नेताओं के बच्चे हैं तो थोड़ा तो माँ बाप को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं तो शौक तो होगा ही सही। और मेरा बड़ा बेटा जो है शाहनवाज, तो उसकी माशाल्लाह जयवर्धन सिंह, तो कहीं पे भी वो इंदौर आते हैं तो उसको साथ में रखते हैं। तो बस यही है। अब आगे देखो, अब कौन जिंदगी भर बैठा रहता है। अगर हम लोगों को भी जाना ही है एक ना एक दिन ऊपर, तो उसके बाद बच्चों को थोड़ा इतना तो प्रिपेयर करके जाएं कि हमारे बाद अगर संभाल सकते हो, पॉलिटिक्स में उनकी रुचि है तो आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स। तो शाहनवाज भाई भी फ्यूचर में चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर मौका दिया तो लड़ेंगे। पर अभी तो मैं जब तक बोलने की ताकत है मैं ही करूंगी, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इनको लड़ाऊंगी। मतलब आपके बाद आएंगे? मेरे बाद आएंगे। इकबाल खान साहब ने चुनाव लड़ना क्यों बंद कर दिया? एक बात बताओ, एक आदमी एसपी की पोस्ट पे है तो वो वापस नीचे आके कोई एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल थोड़ी बनेगा। वो इंसान विधानसभा का चुनाव लड़े हुए थे और वो पार्षद का चुनाव लड़ेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? विधानसभा का टिकट वो लोग देते ही नहीं है तो लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पार्षद वो लड़ सकते थे, पिछली बार जेंट्स ही हो गया था, पहली बार लेडीज हुआ, दूसरी बार जेंट्स हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम ही लड़ो, मेरे को नहीं लड़ना है। तो इंसान की एक वकार भी तो होता है, वो ऊपर से नीचे थोड़ी आता है, नीचे से ऊपर जाता है। मैं अब विधानसभा का लड़ सकती हूँ, वो विधानसभा के लड़े हुए पार्षद नहीं लड़ सकते। पर सेवा तो किसी भी पद पे तो मैं रहकर कर रही हूँ ना सेवा, वो करे मैं करूँ, बल्कि मैं तो क्या बहुत कम वार्ड में निकलती हूँ, ज्यादातर काम वो ही देखते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, मतलब मैं तो फजर की नमाज पढ़ के वापस सो जाती हूँ। मैं जब तक 9 साढ़े 9 बजे उठती हूँ ना, जब तक मेरे हस्बैंड पूरा वार्ड का दौरा करके आ जाते हैं। सुबह 5 बजे से निकलती हैं, उनकी 1 to 1 हर इंसान से चेहरे से पहचान है और किस गली में क्या काम है और किस में क्या है, कितने कितने लोग रहते हैं, सब पूरा पता है उन्हें। फिर दूसरा हमारा लड़का है आसिफ है, शाहिद भाई हैं, रेहान है, दोनों बच्चे हैं। यानी आप समझ लो कि एक पार्षद के साथ 5 लोग तो फ्री मिले हुए रहते हैं उनको। तो ये लोग सब काम संभाल लेते हैं। तो हम सब मिलके, जो लेडीजों से मिलना रहता है, घर पे काम रहते हैं, वो मैं देख लेती हूँ। तो ऐसा हो जाता है। मतलब आपने अपना पहला चुनाव कब लड़ा था? मेरा पहला चुनाव 2009 में हुआ था। महिला सीट हो गई थी खजराने की और बस मुझे लड़वाया मेरे हस्बैंड ने। आपका खुद का राजनीति में इंटरेस्ट था या महिला सीट आने पे मजबूरी में आपको चुनाव लड़वाया गया? नहीं, मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन खाविन का हुक्म था तो लड़ना पड़ा। असल में क्या हुआ था कि मैं तो एक हाउस वाइफ ही थी। अपनी जिंदगी ऐसी कट रही थी, बस बच्चों को स्कूल भेजना, उनको ट्यूशन पढ़ाना घर में। जब हम लोग यहाँ खजराना शिफ्ट हुए तो उस टाइम अयाज गुड्डू साहब जो थे यहाँ के पार्षद थे। उसके बाद यहाँ के लोगों ने हम लोगों को बोला कि एक चुनाव आपको लड़ना है, लेकिन वो जब महिला सीट हो गई, अब वो मजबूरी आई। मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था कि उन्होंने पहले तो इनकार ही किया, लेकिन फिर मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक है, उसमें क्या है। तो बस वो टिकट कांग्रेस ने हमको दिया नहीं था, निर्दलीय चुनाव था और अल्लाह ने जिता दिया बस। आपने कहा कि आप शिफ्ट हुए, तो आप इससे पहले कहाँ आपका निवास? हम लोग राजवाड़े में रहते थे। राजवाड़े पे खाला माँ की मस्जिद है, वहां पर फ्रूट मार्केट में, वही हमारा घर था पहले। वहां से राजनीति ना करते हुए फिर खजराना में? अरे नहीं, राजनीति तो वहीं से स्टार्ट थी ना हमारे हस्बैंड की। देखिए मेरे हस्बैंड ने मतलब 89 में कैलाश विजयवर्गीय के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। तो जब से उनकी थी, वहीं उनका ऑफिस था, ये था, उनकी राजनीति चलती थी, लेकिन मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं आज तक कभी उनके साथ किसी राजनीतिक प्रोग्राम में भी कभी शामिल नहीं हुई। मुझे ना तो उसमें कोई इंटरेस्ट था, ना कोई लेना देना था। लेकिन बस हम लोग यहाँ खजराना शिफ्ट हुए, उसके बाद ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। तो सिचुएशन में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी कि आपकी खुद की भी मंशा थी? नहीं, मेरी तो कोई मंशा नहीं थी। आपको शायद हैरत होगी, मैं जब पहली बार परिषद में गई ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि महापौर सभापति 2 अलग अलग चीज होती है। बस चुनाव हुआ, वो हुआ, बस मैंने आज तक वो परिषद वगैरह उसमें ही देखी थी, अपना टीवी वगैरह में जो होती थी, विधानसभा लोकसभा। मैंने कभी इस तरह से देखा भी नहीं था ये माहौल। जब वहां जाके बैठे ना, तो पहली बार उन्होंने बोला कुछ बोलना है, तो मैंने खड़े होकर अपना नाम लिया, तो महापौर को सभापति बोल दिया, तो सब हंसे भी। खैर पहली बार में तो कि सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में, और ना मुझे ये पता था कि पार्षद के कौन कौन से काम होते हैं, वो क्या क्या उसके अधिकार होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे
होता गया, आता गया समझ में जो भी है। आपके हस्बैंड इकबाल खान साहब ने कौन कौन से चुनाव लड़े हैं? एक ही चुनाव लड़ा उन्हें सिर्फ। उनको 89 में अजीत जोगी जी ने 4 नंबर से विधायक का टिकट दे दिया था 28 साल की उम्र में। उनके हमारी शादी जब भी हुई थी 2-3 साल पहले, मतलब बहुत कम एज में उनको मिला था। उसी टाइम कैलाश विजयवर्गीय को मिल गया था इसका बीजेपी से। तो ये दोनों ही एक ही एज के थे लगभग, और बस एक ही मिला था। और उसमें वो उस टाइम हार गए थे। उस टाइम बहुत राम लहर थी, यानी कैलाश जी जिधर निकलते थे ना, बियाबानी में मेरा पियर था, हम लोग वहीं पे से वहां से चुनाव का संचालन हम लोगों ने किया था। तो वो राम रस बिछा दिया करते थे वो जिधर निकलते थे, इतना ज्यादा जब वो राम लहर चल रही थी। तो उसमें फिर वो कैलाश जी जीत गए थे और मेरे हस्बैंड हार गए थे, मात्र 17-18 हजार वोटों से ही हारे थे। उसके बाद उन्होंने कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा? उसके बाद तो दिया ही नहीं पार्टी ने। पार्टी कहाँ देती है मुसलमानों को, आपको पता तो है। विधायक का तो देती ही नहीं है। तो उस टाइम दे दिया था उन्होंने, वो भी वहां से दिया था। उन्हें पता है कि वो है क्या बोलते हैं, अयोध्या है। 4 नंबर जो है पूरे इंदौर में अयोध्या कहलाती है, वहां से दिया था उन्होंने उनको टिकट। तो उन्हें पता था कि उनको कहाँ से टिकट की मांग थी? उन्होंने 3 नंबर से मांगा था। 3 नंबर बहुत अच्छा क्षेत्र था, छोटा भी था, और मेरे हस्बैंड की बहुत सारी मेहनत थी वहां पर 3 नंबर में, रानीपुरा इधर की साइड। और हम रहते भी वहीं थे राजबाड़ा पे उस टाइम। तो उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, और वहां से देते ना तो जीत भी जाते, पर उस टाइम दिया नहीं उन्होंने। तो जैसा अभी आपने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, तो उस टाइम विधानसभा में निर्दलीय चुनाव क्यों नहीं लड़े? अरे तो क्या हारने के लिए लड़ते मुझे मालूम था कि सीधे सीधे हार जाएंगे, टिकट लेके नहीं जीत पाते, तो निर्दलीय कैसे जीत पाते आप बताओ। अन्य अल्पसंख्यक उम्मीदवारों ने उस टाइम बाला भाई ने लड़ा था उस टाइम, उन्होंने मदद करा था, लेकिन हमको उस टाइम नहीं जाना था पार्टी से अलग। ये तो मैंने आपको बताया ना कि एक गुस्सा था और एक ये था, तो इसलिए हमने इधर भी निर्दलीय लड़ा, नहीं तो हम पार्टी से बगावत नहीं करते। उस टाइम आपने किनका समर्थन किया था 95 के विधानसभा चुनाव में 3 नंबर में? अश्विन जोशी जी खड़े हुए थे शायद, हाँ है ना, तो उन्हीं का समर्थन किया था। उनके लिए मैं तो उनकी वाइफ के साथ घर घर गई भी थी, सब दूर कैनवासिंग करने के लिए। आपको बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर आया कभी? हाँ बहुत आए। यहाँ तक कि एक मेरे मामा भी बने हुए हैं बीजेपी में, आरएसएस में हैं, बाबू सिंह रघुवंशी। वो मैं उनको मामा जी कहती हूँ, हमारे घर के पास ही रहते थे बियाबानी में। उन्होंने भी और बहुत सारे बीजेपी वालों ने बहुत बोला कि आप निर्दलीय हो, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, लेकिन मुझे नहीं जाना था तो नहीं गए। क्या वजह रही कि बीजेपी नहीं जाना था? कुछ देखो, बीजेपी के लोग अच्छे हैं, सब मेरे से मोहब्बत करते हैं, हम लोग सब आपस में मिलते जुलते बैठते हैं, बातचीत करते हैं। उनकी विचारधारा मुझे पसंद नहीं है। ये एक रैपिड फायर राउंड है, आपको 2 ऑप्शन देंगे, उसमें से आपको एक चूज करना होगा। उस्मान पटेल या अन्नू पटेल? अन्नू पटेल। अन्नू पटेल या इयाज गुड्डू? अन्नू पटेल। टिकट लेकर चुनाव लड़ना या निर्दलीय चुनाव लड़ना? टिकट देगी सर आंखों पे, नहीं तो फिर निर्दलीय। बीजेपी ज्वाइन करना या राजनीति छोड़ना? राजनीति छोड़ना, बीजेपी नहीं ज्वाइन करना, मेरा ख्याल है। बच्चे अब इनकी जाने। ऐसा क्यों? नहीं, मेरे को नहीं, उनकी विचारधारा नहीं पसंद है। वो जो जिस तरह से एक कौम को टारगेट कर रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल बना दिया है उन लोगों ने, ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप करो, तरीके से करो, जो गुनाहगार हो उसको सजा दो, हम कोई भी नहीं बोलते, लेकिन एक के चक्कर में पूरी कौम को परेशान करना और फिर उस तरह से उनपे झूठे केस लगा देना, फिर उनको मतलब तरह तरह से कोई भी परेशान करने का मौका नहीं छोड़ते ना उनको। तो इसलिए मेरे को उनकी विचार, अगर वो अच्छे होते ना, उनकी विचारधारा सही होती, सबको लेके चलने वाली होती, तो बीजेपी भी अच्छी पार्टी है, उसमें हम कोई उसको ज्वाइन करने में कोई हमको अर्ज नहीं होता। लेकिन उनको अब वो अपनी विचारधारा तो नहीं चेंज कर सकते, कर देंगे तो देखा जाएगा। फिर अभी परिषद में देखा गया है कि आपने आरएसएस का समर्थन किया है, तो आप कांग्रेस में होते हुए भी आपने आरएसएस की सराहना की, उसकी क्या वजह थी? देखो, सराहना तो हम किसी की भी अपोजिट पार्टी की भी कर सकते हैं, और अगर किसी ने अच्छी बात करी है तो उसको अप्रिशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है। असल में क्या हुआ था, विजयदशमी का एक स्पीच उनकी वायरल हुई थी मोहन भागवत जी की, जिसमें वो इन्हीं पार्टी के लोगों को से बोल रहे हैं, बीजेपी पार्टी के या जो भी मतलब नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने नसीहत करी और उनसे बोला कि तुम ये करना बंद कर दो
और मतलब इस तरह से फूट डालना और ये राजनीति करना बंद करो। और आप जो है मतलब प्रशासन को भी ताकीद की उन्होंने कि एक तरफा कार्रवाई करना बंद करो, तो मुझे अच्छा लगा उनका बयान, तो वही मैंने उसमें दिया। असल में देखो वहां पे जो एजेंडे थे, एजेंडे में वो चीज का तो जिक्र ही नहीं था जो महापौर जी ने बाद में जोड़ा आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे। तो उस पे मेरा ये कहना था कि महापौर जी आप आरएसएस के हैं, सभी को पता है, और आरएसएस की वजह से आप बने हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर आपकी पार्टी के 2 लाख लोग जिस रोड से निकल रहे हैं, तो आपका क्या फर्ज नहीं बनता था कि जिस रोड से वो निकल रहे हैं तो वहां के गड्ढे भरवा देते? चलो उसमें मुरम चूरी वगैरह जो भी है वो डलवा के उसको प्लेन तो करवा देते। वो मैंने वीडियो देखी, बड़ा मतलब दिल को दुख हुआ कि वो आरएसएस के लोग बेचारे, अपनी रैली आ रही है तो उन्होंने अपने हाथ से पानी पहले फेंका गड्ढों में से, फिर गड्ढों के अंदर मुरम डाली, फिर उसके ऊपर वो टेंट हाउस से पर्दे वर्दे लेके बिछाए, जब वो रैली निकली तो क्या हमारा, तो अब उसके अंदर वहां के महापौर जी और उनके साथी जो लोग थे वो क्या कह रहे थे, अरे वो तो स्वयं सेवक हैं, वो तो अपना काम खुद करते हैं, स्वयं सेवक है। तो वो हैं लाख, वो अपना काम खुद करते हैं, लेकिन अपना क्या फर्ज बनता है? आप तो उनकी वजह से हो ना, आज आप ये महापौर की सीट पे बैठे हो, किसकी वजह से बैठे हो? आरएसएस की वजह से बैठे हो ना, तो आपका फर्ज बनता था कि ये करें। ये बात मेरे को बुरी लगी, तो वही मैंने ये बात बोली थी वहां। सरकार को क्या करना चाहिए? जो ट्रैफिक की जो स्थिति बनी हुई है रोड में, इंदौर में जो गड्ढों की जो स्थिति है, इनसे कैसे निपटा जाए? ये तो इनको करना चाहिए ना, इतनी बड़ी इनकी परिषद है, नए कमिश्नर भी आ गए हैं, सबसे पहले तो गड्ढों का काम करना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, गड्ढे में गिर गया, कभी किसी को लग गई, कभी किसी को एक्सीडेंट हो गया, मतलब इतने गड्ढों का शहर बन गया है। ये लोग उनको तो बहुत बोलते थे, दिग्विजय सिंह जी के बारे में बहुत बोलते थे, हमेशा खिल्ली उड़ाते थे कि भाई उनके जमाने में सड़क ही नहीं थी, गड्ढे ही नहीं दिखते थे, वही तुम्हारे राज में हो रहा है, तो फिर क्या फर्क रह गया? तुम उनको किस बिना पे बोलते थे? तो अगर ऐसा है तो उसको भरो ना, काम करो ना। काम ही नहीं कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं काम। फेल है पूरी परिषद इस बार की, कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। आपकी नजर में इंदौर के सबसे बेहतर महापौर कौन रहे? मैं तो नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन जैसा कि मैंने सुना है कैलाश जी के टाइम पे बहुत काम हुए थे, है ना। उसके बाद महापौर मोगे जी जो थे उनके टाइम पे भी बहुत काम हुए थे। उनका भी ऐसा था कि हम लोग कोई भी जाते थे तो वो बहुत अच्छे से मिलते थे, और जो भी काम लेके जाओ तो वो कर दिया करते थे। आपको द अफजल इकबाल शो पर आकर कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, और दिल की बात करने का आपसे मौका मिला, क्योंकि परिषद में जब हम खड़े होते हैं तो फिर इतनी चारों तरफ से शोर होता है कि हम कर नहीं पाते, लेकिन बहुत अच्छा शो है, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका शो और आगे बढ़े, और आप सारे सेलिब्रिटी जितने भी और बड़े हैं सब लोग आए आपके शो पे और अपने दिल की बात आपसे शेयर करें, आपके जरिए इंदौर वालों को बताएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में।